हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 7th का जो सेकंड चैप्टर है, जंतुओं में पोषण। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करके राइट साइड में जो घंटी का बटन है उसको ज़रूर दबाइएगा, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जाए उसकी इन्फॉर्मेशन यानी सूचना आप तक आसानी से पहुंच जाए। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के प्रश्नोत्तरों की। चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के प्रश्नोत्तरों की। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पहला प्रश्न आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी यहाँ पर उचित शब्द चुन करके और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें सबसे पहला प्रश्न है क मानव पाचन के मुख्य चरण। यहाँ पर देखो 1, 2, 3 और 4 चरणों के नाम हमें लिखने हैं जो मानव का जो पाचन तंत्र होता है उस पाचन तंत्र में शामिल होते हो। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। पहले का क मानव पाचन के मुख्य चरण। अब देखिए पाचन तंत्र के अगर अपन चरण देखें तो अंतर्ग्रहण होता है, उसका पाचन होता है, अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है, निष्कासन होता है। तो यहाँ पर सिर्फ 4 चरण हमें लिखने हैं। तो देखिए इन चरणों को हम क्रमशः लिख सकते हैं। जैसे नंबर 1 पर अंतर्ग्रहण, यहाँ इसके आंसर भी दिए हुए हैं। अब सबसे पहला दिया हुआ है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब क्या होता है? अंतर्ग्रहण का मतलब है भोजन को शरीर के अंदर लेना। ठीक है, नंबर 1 पे शरीर में भोजन को अंदर ले लिया। अंदर लेने के बाद में उसका क्या होगा? पाचन होगा। तो दूसरे चरण की जगह क्या आ जाएगा? पाचन आ जाएगा। पाचन के बाद में उसका क्या होगा? अवशोषण होगा। तीसरे नंबर पर हम अवशोषण लिख देंगे और चौथे नंबर पर भोजन का क्या हो जाएगा? स्वांगीकरण हो जाएगा। और मान लीजिए जैसे 5वें नंबर पे भी पूछे तो निष्कासन या उत्सर्जन हम लिख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। अब देखिए अंतर्ग्रहण का मतलब होता है अंदर लेना, भोजन को ग्रहण करना। पाचन का मतलब होता है उसका पाचन होना। अब पाचन का मतलब वैसे देखें तो जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक पदार्थों में टूटना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। अवशोषण की बात करें तो इसमें से भोजन में से खाद्य पदार्थों में से उपयोगी जो पोषक पदार्थ होते हैं उनको ग्रहण करना ही अवशोषण कहलाता है। एक होता है स्वांगीकरण, यहाँ पे मात्रा नहीं लगी हुई है, ध्यान रखिएगा, स्वांगीकरण है। स्वांगीकरण में क्या होता है? जैसे ही पोषक पदार्थों का अवशोषण होगा, ये पदार्थ छोटी आंत में से कहाँ जाएंगे? सेल में जाएंगे, यानी कोशिका में जाएंगे। कोशिका से जाएंगे ऊतकों में। ऊतक क्या होते हैं? कोशिका का समूह होते हैं। ऊतकों में जाएंगे, ऊतकों से फिर इनको क्या मिलेगी? कोशिका को एनर्जी मिलेगी, यानी ऊर्जा मिलेगी। और ऊर्जा मिलने की प्रक्रिया, ये सारी जो प्रोसेस है वही क्या कहलाती है? स्वांगीकरण कहलाती है। इस प्रकार इन चारों खानों में हम 4 जो रिक्त स्थान है इसके, इन चारों में हम इस प्रकार क्रमशः भर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम पूछ रहा है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है उसका नाम हमें यहाँ लिखना है। और हम लिख सकते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। ठीक है, चलिए आगे।
इसका ग प्रश्न है कि आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। भाई आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है? HCl है। HCl स्रावित होता है और यहाँ पर रिक्त स्थान में हम क्या लिख देंगे? आमाशयी रस। आमाशयी रस ये पूरा नाम हम लिख देंगे। इसका स्राव होता है जो भोजन पर क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। इसी का चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न देखिए, क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? दीर्घ रोम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? ये इनको हम कहते हैं दीर्घ रोम। जैसा कि आप यहाँ लिखा हुआ देख पा रहे हैं, इनको दीर्घ रोम कहते हैं। अगला प्रश्न है इसका च। देखिए इधर लिखा हुआ है, ये यहाँ लिखा हुआ होना चाहिए था च, कोई बात नहीं है, हम देख लेंगे। अमीबा अपने भोजन का पाचन किसमें करता है? यानी अमीबा का जो भोजन है उसका पाचन कहाँ होता है, उसका नाम हमें लिखना है। तो ध्यान दीजिए, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? खाद्य धानी में होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है खाद्य धानी, आप लोगों को भी ऐसे ही लिखना है खाद्य धानी। अमीबा जो है भोजन का पाचन कहाँ करता है? खाद्य धानी में करता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है, सत्य एवं असत्य कथनों को चिन्ह कीजिए। यानी सत्य और असत्य, ट्रू और फॉल्स हमें देखने हैं। देखिए इसका पहला क है कि मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। क्या ये सही है? अगर सही है तो सही का निशान लगाओ या सत्य लिखो, और गलत है तो गलत का निशान लगाओ या असत्य लिखो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि देखिए मंड क्या होता है? मंड होता है स्टार्च। मंड को इंग्लिश में बोलते हैं स्टार्च। स्टार्च का पाचन आमाशय से प्रारंभ नहीं होता है। स्टार्च का पाचन तो मुख गुहा जो है, मुख गुहा से ही स्टार्ट हो जाता है, मुख से स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए ये जो प्रश्न है ये सत्य नहीं हो के क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, यानी ये गलत है। दूसरा देखिए, जीभ लार ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। जीभ लार ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। यानी जीभ जो होती है लार ग्रंथि से लार को किस में मिलाती है? भोजन में मिलाती है। ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सत्य होगा। अगला देखिए, पित्ताशय में रस अस्थायी रूप से भंडारित रहता है। भाई पित्ताशय में कौन सा रस होता है? पित्त रस होता है, और ये पित्त रस जो होता है अस्थायी रूप से ये भंडारित रहता है। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न इसका देखिए चौथा, कि रूमिनेंट्स निगली हुई घास को, यहाँ 2 बार लिखा हुआ है, 1 बार लिखा है उसको काट दो। निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते हैं। रूमिनेंट्स जो होते हैं, अब रूमिनेंट्स क्या होते हैं? रूमिनेंट्स जंतु वो होते हैं जो जुगाली करते हैं। देखा होगा आप लोगों ने कि जब कोई जानवर शांति से बैठे रहते हैं तो अपने मुंह को हिलाते रहते हैं। वो करते क्या है? जब उनको घास डाली जाती है तो खूब सारा वो अंदर पेट में ले जाते हैं घास को, और फिर जब फ्री रहते हैं तो उस घास को वापस बाहर लाके जुगाली करते हैं, और जुगाली करके उस घास को क्या करते हैं? चबाते हैं, और फिर उसको अच्छी तरह खाते हैं, तब जाके उनका पाचन होता है। तो ये सत्य असत्य हो गए, यानी इन चारों में से ये पहला असत्य है, बाकी तीनों सही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से सही विकल्प पर टिक का चिन्ह लगाइए। यानी सही विकल्प पर सही का चिन्ह हमें लगाना है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि वसा का
पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है? यानी वसा जो होती है, वसीय पदार्थ जो होते हैं, उनका पूर्ण रूप से पाचन जिस अंग में होता है उस अंग का नाम हमें बताना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है आमाशय, दूसरा मुख है, चौथा बृहदांत्र है, तीसरे नंबर पर हम क्षुद्रांत्र लिख लेते हैं, क्षुद्रांत्र लिख लेते हैं। यहाँ लिखने में थोड़ी समस्या हो गई। देखिए, यहाँ पर भी तीसरा ऑप्शन क्षुद्रांत्र ही होगा और यहाँ पर भी तीसरा ऑप्शन क्षुद्रांत्र ही है, लेकिन आंसर कौन सा है वो अब हम देखते हैं। देखिए, वसा का पूर्ण रूप से पाचन तो कहाँ होता है? क्षुद्रांत्र में ही होता है। तो यहाँ पर तो ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन दूसरा जो प्रश्न है, ख प्रश्न जो है हमारा, उसमें देखिए कि जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है, यानी जल का अवशोषण मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है, उस अंग का नाम हमें बताना है कि वह अंग कौन सा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ ऑप्शन है आप लोगों के सामने आमाशय, ग्रसिका, यहाँ पे भी ये क्षुद्रांत्र ही आ जाएगा, और बृहदांत्र। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बृहदांत्र, यानी जल का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है? बृहदांत्र में होता है। अब आप लोग बताइए, ये बृहदांत्र क्षुद्रांत्र जो दो शब्द आए हैं ये क्या है? देखिए, क्षुद्रांत्र जो है वो क्या है? छोटी आंत है। बृहदांत्र क्या है? वो ही क्या है? बड़ी आंत है। तो दोनों के आंसर आप लोगों को मिल गए। क में तो थर्ड आ जाएगा और ख में फोर्थ आ जाएगा। यहाँ थर्ड में क्या है? क्षुद्रांत्र, और फोर्थ में क्या है? बृहदांत्र। ठीक है, अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चौथा प्रश्न आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बी में दिए गए कथनों से कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में हमें मिलान करने हैं। कॉलम ए के जो घटक हैं उन कॉलम बी के घटकों को उनसे मिलाना है। जैसे सबसे पहले प्रश्न की बात करें, हम इसमें 4 हो जाएंगे, 1, 2, 3 और 4। नंबर 1 पे खाद्य घटक, नंबर 2 पे कार्बोहाइड्रेट, नंबर 3 पे प्रोटीन और नंबर 4 पे वसा। तो देखिए, खाद्य घटक जो होते हैं वो क्या होते हैं? पाचन के उत्पाद होते हैं। अरे भाई, जिस पदार्थ को हमने खा लिया वो क्या होगा? खाद्य घटक होगा, और उसका पाचन होगा, तो उसमें क्या होंगे? पाचन के उत्पाद होंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि खाद्य घटक जो हैं वो क्या है? पाचन के उत्पाद हैं। इसमें कॉलम ए में सेकंड दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट। तो हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार की क्या है? शर्करा है, तो इसको शर्करा से मिला देंगे। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन रियली में क्या होते हैं? एमिनो अम्ल होते हैं। और वसा में क्या आ जाएंगे? वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल। यहाँ गिल्सराल लिखा हुआ है, ये ग्लिसरॉल होगा। मैं लिख के बता देता हूँ आप लोगों को, शुद्ध ऐसे लिखा जाएगा ग्लिसरॉल। ठीक है, जो मैंने लिखा है वो आप लोगों को दिख गया होगा, आप इसको शुद्ध कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसमें जो कॉलम ए है और कॉलम बी है, इसमें 4 घटक हैं, 4 घटक हैं। सबसे पहला घटक हमने देखा खाद्य घटक, जिसको पाचन के उत्पाद से मिलाया। कार्बोहाइड्रेट क्या है? शर्करा है। प्रोटीन क्या है? एमिनो अम्ल है। और वसा क्या है? वसा अम्ल और ग्लिसरॉल है। ये ग्लिसरॉल जो है इसको काट दीजिएगा आप, यहाँ ग्लिसरॉल जो मैंने लिखा है उसको लिख लीजिएगा। इस प्रकार ये चौथा प्रश्न हो जाता है कंप्लीट। देखते हैं अगला प्रश्न। 5वां प्रश्न आप लोगों के सामने है। दीर्घ रोम क्या है? वह कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके कार्य क्या है? यानी इस एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न आप लोगों के सामने आ गया। सबसे पहला दीर्घ रोम क्या है, दूसरा कहाँ पाए जाते हैं, और तीसरा इनके कार्य क्या है। तो ये 3 प्रश्न इसी एक ही प्रश्न में आप लोगों को मिल गए। सबसे पहले आता है दीर्घ रोम क्या है, तो इसका आंसर देखिए। क्षुद्रांत्र जो होती है या छोटी आंत जो होती है, इसकी भीतरी दीवार पर हजारों अंगुली जैसी संरचनाएं उभरी रहती है, उन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। दीर्घ रोम कहाँ पाए जाते हैं?
तो क्षुद्रांत्र में पाए जाते हैं। इनके कार्य की बात करें, कार्य क्या होता है, तो स्वांगीकरण की जो प्रक्रिया होती है, स्वांगीकरण या अवशोषण की जो प्रक्रिया होती है, वो अवशोषण की प्रक्रिया कौन करते हैं, दीर्घरोम करते हैं। तो इन दीर्घरोम का कार्य में हम क्या लिख देंगे, अवशोषण लिख देंगे। ठीक है, क्षुद्रांत्र में क्या पाए जाते हैं, दीर्घरोम पाए जाते हैं। और दीर्घरोम जो होते हैं वो क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं उपयोगी पदार्थों का। और अवशोषण करके, अवशोषण से कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है, तब तक की जो सारी प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, स्वांगीकरण कहलाती है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, प्रश्न का आंसर हो गया कि छोटी आंत की भीतरी दीवारों पर हजारों अंगुली जैसी रचनाएं उभरी रहती है, इन्हें दीर्घरोम कहते हैं। दीर्घरोम क्षुद्रांत्र में होते हैं। यहाँ क्षुद्रांत्र लिखा हुआ है, स की जगह आप क्षत्रिय लिख दीजिएगा तो क्षुद्रांत्र बन जाएगा। कहाँ पाए जाते हैं, क्षुद्रांत्र में पाए जाते हैं। कार्य क्या हो गया, अवशोषण का कार्य हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। देखिए छठा प्रश्न है, पित्त कहाँ निर्मित होता है और ये भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। सबसे पहली बात, पित्त जो होता है इसका निर्माण कहाँ होता है। दूसरी बात है कि ये किसके पाचन में सहायक होता है। तो देखिए पित्त का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है, जिसको हम इंग्लिश में लीवर कहते हैं। और इसका संग्रहण कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है। यहाँ सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है, और संग्रहण कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है। स्टोरेज पित्ताशय में होता है और ये भोजन में उपस्थित वसा का पाचन करता है। यहाँ आप लोगों का एक प्रश्न और क्लियर हो गया है कि वसा का पाचन कौन करता है। तो आप लोग बता सकते हैं कि कौन करता है, पित्त करता है। पित्त बोल दो या पित्त रस बोल दो, एक ही बात है। और इस प्रश्न का आंसर तो आप लोगों को मिल ही गया कि पित्त कहाँ निर्मित होता है, यकृत में तो निर्मित होता है और पित्ताशय में संचित होता है। यानी स्टोरेज कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है। स्टोर पित्ताशय में होता है, निर्माण यकृत में होता है और वसा का पाचन करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवां प्रश्न आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। प्रश्न है, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, इसका कारण भी बताइए। हमें उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखना है जिसका पाचन ओनली रूमिनेंट्स करते हैं। रूमिनेंट्स मतलब जो जुगाली करने वाले जीव हैं, और मानव द्वारा इसका पाचन नहीं किया जा सकता, और साथ में इसका कारण भी बताना है। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है, सेलुलोज है। पहली बात तो ये, और जिसका पाचन मनुष्य नहीं करता है, ये सिर्फ रूमिनेंट्स जो मवेशी होते हैं उनमें, उनके द्वारा ही इसका पाचन होता है। इसका कारण यह है कि सेलुलोज एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है और इसका पाचन रूमिनेंट्स कर सकते हैं। रूमिनेंट्स में क्या होता है, क्षुद्रांत्र और बृहदांत्र होती है, उसके बीच में एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जहां भोजन के सेलुलोज का पाचन होता है। और ये जो थैलीनुमा संरचना है ये मनुष्य में नहीं होती है। भोजन में सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। यानी ये जो थैलीनुमा संरचना है ये, और ये जो जीवाणु होते हैं, ये दोनों जीवाणु मानव में क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इसीलिए मानव में सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट जो है, सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट है, इसका पाचन नहीं होता है। केवल रूमिनेंट ही इसका पाचन कर सकते हैं, कारण मैंने आप लोगों को बता दिया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आठवां प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है। यानी प्रश्न पूछना चाहता है कि ग्लूकोज से हमें ऊर्जा जो होती है वो तुरंत प्राप्त क्यों हो जाती है। तो देखिए इसका आंसर आप लोगों के सामने है कि ग्लूकोज शर्करा का सरल रूप है जिसे पाचित करना बहुत ही आसान है। यानी इसका पाचन आसानी से हो जाता है और ये तुरंत ही आंतों द्वारा अवशोषित हो जाता है। यही कारण है कि हमें ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी होता क्या है कि ग्लूकोज क्या है, एक शर्करा है, सरल रूप से इसका पाचन हो जाता है,
तुरंत आंतों में जाती है। आंतों के द्वारा इनका अवशोषण हो जाता है और अवशोषण होते ही ग्लूकोज से क्या मिल जाती है, हमें एनर्जी मिल जाती है, ऊर्जा मिल जाती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती है। यानी आहार नाल के सारे भाग इन प्रश्नों में पूछे गए हैं और इनके कार्य यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन कार्यों को कौन सा भाग करता है उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। देखिए पहला इसका कह देखते हैं कि पचे भोजन का अवशोषण, यानी आहार नाल के किस भाग में अवशोषण होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ अवशोषण जो होता है कहाँ पर होता है, क्षुद्रांत्र में होता है। क्षुद्रांत्र मतलब छोटी आंत में होता है, ठीक है। इसी का दूसरा है कि भोजन को चबाना। तो आप सब लोग जानते हैं कि भोजन को चबाने का काम कहाँ होता है, मुंह में होता है। तो पहले में पचे भोजन का अवशोषण तो कहाँ हो गया, क्षुद्रांत्र में हो गया, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, क्षुद्रांत्र लिख रखा है मैंने। भोजन को चबाने का काम सब जानते हैं, मुंह में होता है। तीसरा प्रश्न इसी का है कि जीवाणु नष्ट करना, यानी जीवाणु नष्ट कहाँ होते हैं, तो जीवाणु नष्ट होते हैं आमाशय में। आमाशय में ऐसा क्या होता है भाई, आमाशय में क्या होता है आपको पता होगा, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में जो भोजन आता है उसमें कोई जीवाणु अगर आता है तो उसको नष्ट करता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है। तो आप लोगों को पता है कि भोजन का जब क्षुद्रांत्र में संपूर्ण पाचन हो जाता है तब भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्षुद्रांत्र। आगे बात करते हैं, इसी का पांचवा है, देखो मल का निर्माण। यानी मल का निर्माण कहाँ होता है, तो हमें पता है मल का निर्माण होता है वृहदांत्र में। अब ये वृहदांत्र क्षुद्रांत्र क्या है भाई, मैंने अभी भी बताया कि क्षुद्रांत्र तो क्या होती है, छोटी आंत होती है। वृहदांत्र क्या होती है, बड़ी आंत होती है। तो यहाँ पर पांचों प्रश्नों के आंसर हमें मिल गए। यहाँ पर फिर से मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, अवशोषण होता है क्षुद्रांत्र में। भोजन को चबाने का काम मुंह में होता है। जीवाणु नष्ट करने का काम आमाशय में होता है। भोजन का संपूर्ण पाचन क्षुद्रांत्र में होता है और मल का निर्माण वृहदांत्र में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 10वां, मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं एक अंतर लिखिए। यानी मानव में और अमीबा में जो पोषण की प्रक्रिया है उसमें एक तो समानता लिखनी है और एक अंतर लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, मानव एवं अमीबा के पोषण में समानता। देखिए कौन कौन सी समानता है कि ये दोनों ही विषमपोषी पोषण करते हैं। मानव और अमीबा कैसा पोषण करते हैं, विषमपोषी। यानी पोषण के लिए किस पर निर्भर रहते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे मनुष्य किस पर निर्भर रहता है, प्लांट्स पर निर्भर रहता है, यानी पादपों पर निर्भर रहता है। उसी प्रकार अमीबा भी पोषण के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। आगे देखते हैं, विषमपोषी पोषण करते हैं क्योंकि दोनों में सभी क्रियाएं होती है जिनमें खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है एवं ऊर्जा मुक्त होती है। साथ ही साथ इनमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन आदि भी होता है। यानी अमीबा और मनुष्य में समानता तो ये हुई कि ये दोनों ही विषमपोषी पोषण करते हैं। दोनों में सभी क्रियाएं होती है जिनमें खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित यानी पाचन की प्रक्रिया होती है। जैसे अंतर्ग्रहण होता है, पाचन होता है, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन ये होते हैं। अब मानव और अमीबा के पोषण में अंतर की बात करें तो अमीबा में पाचन की जो क्रिया होती है वो बहुत ही सरल होती है, जबकि मनुष्य में यह क्रिया बहुत ही जटिल होती है। ये हो गया इसका अंतर।
इस प्रकार इस चैप्टर के सभी प्रश्नोत्तर कंप्लीट होते हैं और इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का आंसर आप लोगों को मिल गया होगा। आप लोगों को आसानी से ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई समस्या है तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से शुरू से स्टार्ट करके लास्ट तक देख सकते हैं और सारे प्रश्नों को आसानी से समझ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है तो उसकी सूचना आप तक आसानी से कब पहुंचेगी, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे और सब्सक्राइब करके राइट साइड में जो घंटी का बटन है उस घंटी के बटन को दबाओगे तो 3 ऑप्शन आप लोगों को दिखेंगे। उन 3 ऑप्शन में से सबसे ऊपर जो ऑल वाला ऑप्शन होगा उस पर जैसे ही क्लिक करोगे, ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप लोगों का जो नोटिफिकेशन वाला स्टेटस होता है वो स्टार्ट हो जाता है और जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुँच जाती है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के प्रश्नोत्तरों के साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने आसपास साफ सफाई जरूर रखिएगा। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.